है ना। तो मैं एक क्वेश्चन आपको शेयर कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा पढ़ लो, फिर मैं उसको अटेम्प्ट करता हूँ। ये आपका आ गया, है ना, कि भाई किसी बॉडी के ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो एक्स आई के एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप है ना, वेयर के इज ए कांस्टेंट एंड एक्स वाई आर कोऑर्डिनेट्स इन द मीटर। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इफ पार्टिकल मूव अलोंग द टू स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 टू A0, फ्रॉम A0 to 1 1, है ना, along a single straight line from 0 0 to AA। मतलब पाथ चेंज हो रहा है ना, दोनों केस में पाथ क्या है बेसिकली आपका डिफरेंट है, और फोर्स की वैल्यू ये है। उसको पढ़ लो एक बार, मैं एक्सप्लेन करूंगा इन दोनों क्वेश्चंस को। इसका एक सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट मैंने यहाँ हटाया हुआ है अभी, अभी फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है ना। तो इसने ये बोला हुआ है कि भाई किसी भी कोई भी पार्टिकल जो है ना, वो कोऑर्डिनेट 0 0 से 1 1 पे जा रहा है, और इसके ऊपर फोर्स एक वेरिएबल लग रहा है। दिस फोर्स इज ए वेरिएबल फोर्स। ये आपका कोई वेरिएबल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है ना, ऑफ के एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप। के कांस्टेंट और एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स इन मीटर है। तो इससे वर्क डन निकालना है। पहले ए पार्ट में बोला है कि पार्टिकल पहले 0 0 से A 0 जाता है, फिर A 0 से A जाता है। तो पहले फर्स्ट पार्ट ए देखते हैं। तो ए पार्ट में जस्ट इसने ऐसा बोला हुआ है ना, कि अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दूं तो जस्ट ए पार्ट में ऐसा बोल रहा है ना, कि पार्टिकल पहले यहां पे था, पहले ये इस जगह पे गया, फिर यहां से वर्टिकली ऊपर मूव कर गया ऐसे, और अल्टीमेटली इस पॉइंट पे पहुंच गया पार्टिकल। और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो A है। ये पाथ फॉलो किया इसने फर्स्ट पार्ट में। तो इस पाथ को फॉलो करने में इसको वर्क कितना लगा, है ना, इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन कितना हो गया। तो देखो हम बेसिक डेफिनेशंस पे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। जब हम वर्क डन लिखते हैं तो वर्क डन सिंपल से यही तो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ F.dr। ये वर्क होता है। वर्क की वैल्यू जो होती है वो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होती है, F.dr। एफ की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे के इंटू एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप डॉट ऑफ डी आर। डी आर आपका हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ आपको मैं, है ना, कि भाई डी आर की जगह पे हम पुट कर सकते हैं डी आर या डी एस ले लो यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डी आर भी ले सकते हैं हम इसमें। ये आपका हो गया डी एक्स आई कैप प्लस डी ए वाई जे कैप। तो जब हम इसको ऐसा लिखेंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा, के तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, यहाँ पे x इंटू डी वाई आ जाएगा, प्लस y इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई कि इसको हम सॉल्व कैसे करें, है ना, कि भाई x डी वाई प्लस वाई डी एक्स आ गया ना।
एक्स डी एक्स होता तो एक्स स्क्वायर बाई टू ले लेते, वाई डी वाई होता तो वाई स्क्वायर बाई टू ले लेते, लेकिन इसको इंटीग्रेट करना ही मुश्किल है ना। लेकिन फिर भी हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, कि वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले जो हम मूव करते हैं 0 0 से, पहले हमने मूव किया a, 0 तक, है ना। तो सपोज इस पाथ में इसको जो वर्क लग रहा है वो W1 लग रहा है, तो इसी फॉर्मूले से आपको निकालना है W1। तो जब मैं W1 यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, मैं W1 में जस्ट ये लिख दूंगा, आप देखो जब ये इस पाथ में यहां से यहां जा रहा था तो इसमें y में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो हम बोलेंगे कि जब ये W1 हम कैलकुलेट कर रहे थे तो इसमें dy तो 0 होगा ना, क्योंकि dy में चेंज तो dy होता है, यहाँ तो y तो कोई चीज 0 हुआ नहीं। और इस पाथ के अलोंग y कोऑर्डिनेट भी 0 है, भाई dy भी 0 है और y भी 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा तो y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होगा ना, और y में चेंज भी नहीं हो रहा तो वो भी 0 है। हाँ, तो जब मैं W1 निकालूंगा तो आप देखो ये वाला टर्म भी 0 हो गया और ये वाला टर्म भी 0 हो गया, मतलब W1 में कोई वर्क हुआ ही नहीं। आप समझ गए कि जब 0 0 से हम a, 0 जाएंगे तो उस केस में वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाँ, तो W1 की वैल्यू इस केस में कितनी आ गई, बेसिकली आपकी 0 आ गई। अब ये यहां से आ जाता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इसका वर्क सपोज W2 होता है, तो अब वो W2 निकालता है ना। तो जब W2 निकालेगा तो फॉर्मूला तो यही यूज करेगा के वाला। अब इसमें देखेंगे क्या चीज हो रहा है, तो जब W2 निकालेगा तो आप देखो इस पाथ के अलोंग x में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, मतलब dx की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये इस तरह से जा रहा है तो x में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, मतलब dx की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जो भी इसका x कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट रहेगा, y ही तो चेंज हो रहा है a से a तक, 0 से a तक, x कोऑर्डिनेट तो a ही रह रहा है, तो dx 0 है और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू a है, बस यहाँ पुट करो, है ना। तो आप देखो कि x कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे आ गया बेसिकली आपका a, dy को ऐसे छोड़ दो आप, और इस चूंकि ds 0 है इसलिए ये टर्म 0 हो गया, इसका इंटीग्रेशन, है ना। तो जब W2 वो कैलकुलेट करेगा तो अब लिमिट भी पुट करेगा वो। अब इसमें लिमिट पुट करना एकदम आसान है, के ए तो बाहर आ गया, dy का ही तो इंटीग्रेशन होगा, और dy में y कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 0 से a तक चेंज हो रहा है, तो 0 से a आ गया हम, है ना। तो 0 से a जब हम आ गए तो जब लिमिट पुट करेंगे तो ये वर्क आपका के स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आप देखो कि जब ये 0 0 से यहाँ पे जा रहा था तो वर्क डन की वैल्यू 0 है, और जब ये इस पाथ में फॉलो कर रहा था तो वर्क डन की वैल्यू के स्क्वायर है ना। तो मतलब टोटल वर्क डन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट पार्ट में कितना होगा, तो एक में तो वर्क डन 0 है, दूसरे में के स्क्वायर है, तो ये वर्क के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने सॉल्व कर दिया ए पार्ट, कि अगर ये इस तरह से पाथ फॉलो करके अगर जाए तो इसमें वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली आपकी के स्क्वायर हो जाएगी, है ना। तो ऐसे निकालते हैं, ध्यान रखना कभी भी आप ये डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद जो कंडीशन दी उससे निकालते हैं। पहले तो डेफिनेशन लिख दिया कि एफ डॉट डी आर होता है, एफ की वैल्यू पुट की, डी आर की वैल्यू पुट की, है ना। ये चीज आ गई। अब इसको इंटीग्रेट करना तो बड़ा मुश्किल है, एक्स डी एक्स होता तो हम इंटीग्रेट कर लेते, तो मैंने यहाँ पे कंडीशंस लगा दी जो दी हुई है। हाँ बताओ। W2 में आपने x इक्वल टू a क्यों लिया? कि जब ये यहां से यहां तक जा रहा था तो x की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, x तो चेंज हो ही नहीं रहा है, और यहाँ पे x की वैल्यू है कितनी, a ही तो है भाई, x कोऑर्डिनेट a पे ही तो, a से a पे पहुंच गया, x कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं ना, तो x की वैल्यू तो a ही होगी, x में तो कोई सर change नहीं है। इंटीग्रेट करके हाफ के स्क्वायर नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं, इंटीग्रेट dy को करेंगे तो y हो जाएगा ना, ये y dy थोड़ी है, Yes. सिंपल dy इंटीग्रेट हो रहा है, ये तो बाहर आ गया भाई, x की वैल्यू तो आपने यहाँ पे a पुट कर दी इस फॉर्मूले में, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, dx 0 है, और x की वैल्यू आपने a पुट कर दी यहाँ पे, तो k तो बाहर आ गया, तो सिंपल dy का इंटीग्रेशन होगा तो dy y होगा, लिमिट पुट करेंगे तो a आ जाएगा। तो जब ये W2 पाथ फॉलो कर रहा था ये वाला, तो उसमें x कोऑर्डिनेट हर जगह पे a ही है, तो वो तो कांस्टेंट आ गया, बाहर निकाल लिया हमने उसे। dx में a में कोई चेंज हो ही नहीं रहा x कोऑर्डिनेट में, तो dx 0 हो गया, सिर्फ y में चेंज हो रहा है, तो लिमिट ले ली कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, कि y 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, बेसिकली आपका ये था। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ था
उसमें वर्क की वैल्यू जो है वो के स्क्वायर है। अब इसी का जो बी पार्ट है उसमें ये क्या बोल रहा है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को करने में बड़ा मजा आता है। इसके बी पार्ट में ये बोल रहा है ऐसा, है ना, इसका सेकंड पार्ट आप सॉल्व करोगे, है ना, ये बी पार्ट तो मैं कर दूंगा ये पूरा, ये जैसे फर्स्ट पार्ट है एक और पार्ट है इसका, तो अगला क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताओगे। फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको मैं। तो ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, है ना। अब ये बोल रहा है कि अब ये ऐसे इस पाथ को फॉलो नहीं करता है, बल्कि ये पाथ चेंज कर देता है, ऐसे सीधे चला गया ऐसे इस पाथ को फॉलो करके, इस पाथ को फॉलो करके ये सीधे चला गया ऐसे, और कहाँ पहुंच गया बेसिकली आपका 0 0 से 0 a, a तक। यहाँ पे पार्टिकल पहुंच गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्ट्रेट पाथ में a, a पर। तो इसमें वर्क कितना होगा? तो सेम आएगा। देखो सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो मुझे निकालना पड़ेगा। हमेशा सेम हो जरूरी नहीं है, हमेशा यही तो पूरा आज के टॉपिक का मतलब है कि वर्क पाथ डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, है ना, कि भाई पाथ अगर हम चेंज करेंगे तो वर्क चेंज होगा या नहीं होगा, वो चीज मेन चीज है ना कि सर मुझे बाकी सारा समझ में आ गया, हाँ पर बताओ। सर ये वाला जो स्टेप है ना, के इंटीग्रेट एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, सर ये डेराइव कैसे हुआ, ये नहीं समझ आया। ये डिराइव इसलिए हुआ कि भाई एफ डॉट डी आर होता है, यस सर। वर्क की डेफिनेशन तो ये होती है, फोर्स की जगह पे आपने ये पुट कर दिया यहाँ पे, यस सर, ये सब वो और सब ये समझ में आ गए। हाँ फिर डॉट प्रोडक्ट ले लिया ना मैंने भाई, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट जब होगा तो जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है ना। ओके सर, ओके सर, हाँ तो जे डॉट जे जब 1 होगा तो यहाँ पे ये एक्स डी वाई हो जाएगा, और ओके सर। आई डॉट आई 1 होता है तो वाई डी एक्स हो जाएगा, बाकी तो सारे जीरो हो जाएंगे ना, यस सर, आई डॉट जे वाले टर्म जीरो हो जाएंगे, तो डॉट प्रोडक्ट लेके मैंने इसको लिख लिया ऐसे, ओके सर। ऐसे बाकी सब चीजें आपने कर लिया ऐसे। अब इसमें जाते हैं, तो देखो इस पाथ के अलॉन्ग क्या स्पेशल है, इसमें भी वर्क डन हम वही लिख लेंगे, यहाँ तक तो दोनों क्वेश्चन आप सपोज इसमें वर्क डन W3 हो रहा है, तो W3 की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये तो सेम ही है, इसमें जो वर्क होगा के बाहर आ गया, अभी भी वही चीज लिखोगे आप, फोर्स तो आपने चेंज नहीं किया ना, y इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या कंडीशन होगी अगर जा रहा है तो, मुझे कोई बता सकता है क्या, कि अगर ये वाला पाथ ये फॉलो कर रहा है तो क्या स्पेशल इसमें है? जैसे इसमें इसमें फॉलो इसको फॉलो कर रहा था तो आपने बोला ये चीज होगा, है ना, ये होगा, इसको फॉलो कर रहा था तो उसने आपने बोला ये होगा, अगर ये इंक्लाइन के लॉन्ग जा रहा है तो क्या स्पेशल होगा? अब देखो इस पाथ में एक्स इक्वल टू वाई, dy dx कांस्टेंट होगा। हाँ एक्स इक्वल टू वाई होगा ना, भाई इस तरह से अगर जा रहा है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा सेम ही रहेंगे ना, क्योंकि 45 डिग्री है, तो इस पाथ के लॉन्ग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेंगे, और अगर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx एंड dy भी सेम रहेंगे, मतलब जितना चेंज dx में होगा उतने चेंज dy में होगा, तो ये कंडीशन आ गई। तो इस कंडीशन को अगर मैं अप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो ये चीज आपकी ऐसी आ गई, एक्स और वाई सेम है तो एक्स को छोड़ देते हैं, dy की जगह पे आप dx लिख लो, y और x तो सेम ही है तो y की जगह पे x लिख लेते हैं, किसी एक के टर्म्स में ले आए, और dx को आप ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये चीज अगर हम अप्लाई करें तो ये दोनों टर्म सेम हो गया ना, मतलब अब जो इंटीग्रेशन होगा ट्वाइस ऑफ k बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा, और x की लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो 0 से a तक ही तो x की लिमिट चेंज हो रही है, तो 0 से a आ गया ये, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x²/2 आएगा, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो x² क्या आएगा, इसलिए आपका 2 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2k a²/2, तो 2 कैंसिल, वर्क की वैल्यू इसमें भी k² हो गई, है ना, तो मतलब ये यहां से इस पाथ को फॉलो करके यहां पहुंचे या सीधे चला जाए, दोनों केस में वर्क तो सेम ही आ रहा है ना, कि भाई इस केस में ही वर्क की वैल्यू क्या आ रही है, बेसिकली आपकी k² आ रही है ना, कि दोनों पाथ फॉलो करता है तो दोनों पाथ में वर्क की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली आपकी सेम आती है ना, कि वर्क की वैल्यू क्या आती है, बेसिकली आपकी इस केस में सेम आती है ना, तो इस केस में आ रहा है, हर केस में ऐसा सेम आएगा, इट्स नॉट नेसेसरी, तो हम बोल सकते हैं कि अगर फोर्स ये है तो वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट,
वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। कि आप पाथ कोई भी फॉलो करो, वर्क की वैल्यू हमेशा से क्या रहेगी, बेसिकली आपकी सेम रहेगी, है ना, कि वर्क की वैल्यू पाथ से क्या बेसिकली आपका इंडिपेंडेंट आ रहा है इस केस में, है ना। तो इसको पहले लिख लो आप क्वेश्चन को, ये बड़ा लैंडमार्क क्वेश्चन है। इसको एक सॉल्व करने का एक और भी मेथड है ना। पाथ इंडिपेंडेंट है तो कैसे, मतलब वो इंटीग्रेट भी हो जाता है इनफैक्ट, अगर पाथ इंडिपेंडेंट है तो इंटीग्रेट भी हो जाएगा ये। तो कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि भाई जिस भी पाथ को फॉलो कर रहा है उस कंडीशन की क्या प्रॉपर्टी है इंटीग्रेट करने के पहले, उसके बाद फिर इजिली सॉल्व हो गया। ठीक, क्या आपका गैस है। अच्छा, आपको अभी लिख रहे थे, लिख लो। ये सब कोटा सिस्टम के क्वेश्चंस हैं, है ना। कोटा में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस ही सारे इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं सारे, वो आपकी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जरूरी होते हैं। मतलब यहाँ से कंक्लूजन निकला कि इस फोर्स से जो वर्क हो रहा है वो पास से इंडिपेंडेंट है। फोर्स सर अगर पाथ डिफाइन हो तो क्या फोर्स से इंडिपेंडेंट होगा वर्क? क्या चीज? इसका इनवर्स, लाइक आपने बोला कि अगर फोर्स डिफाइन है तो वर्क जो है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। हाँ, तो नहीं क्या इसमें कोई रिलेशन नहीं, इसमें तो फोर्स दिया हुआ है आपको, इससे जो वर्क है ना वो पास से इंडिपेंडेंट है। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, अभी वेट करो थोड़ा। फिलहाल तो सिंबल से ऐसा है कि ये जो फोर्स दिया हुआ था जैसा वेक्टर फॉर्म में, इसकी वजह से वर्क जो है पास से इंडिपेंडेंट है। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर हम कंक्लूजन में पहुंचेंगे कुछ, है ना। ये आपका गैस वैसे, ये आपने सॉल्व कर लिया। हाँ, अब इसी में फोर्स का हमने फंक्शन चेंज कर दिया सेकंड पार्ट में। अब फोर्स की वैल्यू इतनी है, तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0, A to A। इस केस में क्या वर्क हो रहा है, थोड़ा कैलकुलेट करके मुझे बताओ, दोनों पार्ट में, पहले ए पार्ट में फिर आपके बी पार्ट में।
हाँ नव्या, ये आंसर आ रहा है क्या? हाँ सही होगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर सही होगा आपका। ऐसे सेकंड पार्ट भी सॉल्व करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोनों सेम ही तो आएगा। नहीं मतलब मुझे पता नहीं दोनों सेम आएंगे नहीं आएंगे, आप निकालो इसे। सर तो कंक्लूजन आपने बोला था वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वो सबके नहीं, लिए नहीं। उस फोर्स के केस में, अगर फोर्स का फंक्शन दिया हुआ है वो है तो ऑलवेज नहीं होता है। मतलब अगर फोर्स का फंक्शन जो दिया हुआ है ऐसे दिया हो तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आ रहा है। अब इस केस में है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, आई डोंट नो, ओके सर। इसमें मुझे अभी पता नहीं है ना, इसमें पता नहीं है मुझे। तो फोर्स वेरी करता है, कुछ फोर्स की वजह से पाथ इंडिपेंडेंट होता है, कुछ के ऊपर से डिपेंड करता है। हाँ रितिका रानी, फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है आपका। सर बोथ आर सेम ओनली। सेम आ रहा है, देख लो जरा, ट्राई करो जरा ठीक से। आयशा सही है आपका आंसर, फर्स्ट पार्ट का तो सही निकाल रहे हो सारे लोग। हाँ आयशा, दोनों पार्ट आपके सही है, वेरी गुड बेटा, सही निकाला आपने, बिल्कुल सही इन्होंने निकाला है, सेकंड पार्ट का भी आंसर सही निकाला है। नव्या सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। शैलेश सिंह सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही है आपका आंसर। शैलेश सिंह थोड़ा सा ध्यान देना कि 2/3 होगा, क्यूब तो होगा लेकिन 2/3 होगा, सही बात कर रहे हो आप लोग। मोस्टली स्टूडेंट ने सही निकाला है। उन्होंने ये बोला है कि भाई फर्स्ट पार्ट का आंसर जो आ रहा है वो के क्यूब आ रहा है, और सेकंड पार्ट का जो आंसर आ रहा है ना के क्यूब नहीं आ रहा है, 2/3 के क्यूब आ रहा है ना, कि 2/3 के क्यूब आ रहा है। मतलब अगर फोर्स ये लगे तो वर्क डन बाय दिस फोर्सेस डिपेंड ऑन पाथ, वर्क डन डिपेंड ऑन पाथ। मतलब पहले जो फोर्स लग रहा था जिस फंक्शन के अकॉर्डिंग, उसमें वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ था, और अब जो वर्क लग रहा है वो डिपेंड कर रहा है पाथ के ऊपर। मैं एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ उसको कैलकुलेट कैसे किया, अगर किसी का नहीं आ जाए तो दोबारा आ जाएगा। वैसे तो सेम क्वेश्चन था इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। लेकिन मैं इसका सेकंड पार्ट खाली बता देता हूँ, फर्स्ट पार्ट तो सबका आ ही जाएगा। सेकंड पार्ट भी आसानी है, के क्यूब से ही तो निकालेंगे, है ना, कि भाई इसमें एक्स और वाई सेम हो जाएंगे। तो मैं इसके सेकंड पार्ट को अटेम्प्ट कर देता हूँ कि भाई एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऐसा है, और बी पार्ट में इसने बोला है कि सीधे जाना है इसको ऐसे, कि ऑरिजिन से सीधे आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है ना, 0 0 से ये आपका चला जाएगा a, पर पार्टिकल, ये पार्टिकल पहले यहाँ पे था और यहाँ से मूव करके आपका ये चला जाएगा a, पे। तो इस पूरे प्रोसेस में वर्क कितना होगा, तो सबसे पहले तो हम वही एक्सरसाइज कर लेंगे कि वर्क की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ F.dr। यहाँ पे फोर्स की जो वेक्टर होगी इसकी वैल्यू हो जाएगी
के वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जी कैप डॉट ऑफ डी आर। डी आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, है ना। जैसे हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे यहां से के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स डॉट प्रोडक्ट लेके एंड एक्स स्क्वायर डी वाई। ये तो पहले कर लोगे हर क्वेश्चन में, है ना। अब इसमें हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि कंडीशन इसमें यही होगी कि एक्स और वाई सेम होंगे और डी एक्स और डी वाई भी सेम होंगे। तो जैसे हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, किसी भी एक के टर्म्स में देख लो तो 2 बाहर आ गया और ये आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया और एक्स की लिमिट 0 से a तक ले लिया हमने, तो 2k a क्यूब बाई 3 आ गया। सही बोल रहा हूँ, है ना। तो मतलब इस फोर्स की वजह से वर्क जो है ना वो पाथ इंडिपेंडेंट आ गया, है ना। तो मतलब ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग चीज आ गया कि कभी कुछ फोर्स लगेंगे उसकी वजह से वर्क जो होगा वो पाथ डिपेंडेंट होगा और कुछ फोर्स की वजह से वर्क जो होगा ना वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, है ना। कि भाई इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम ही है इस केस में, लेकिन वर्क अलग अलग लग रहा है। मतलब वर्क भी दो, जो फोर्स भी होते हैं एक्चुअली में 2 कैटेगरी के होते हैं वर्क के टर्म्स में, है ना। एक फोर्स जो फंक्शन होगा उसकी वजह से वर्क पाथ इंडिपेंडेंट है, आप कोई भी पाथ फॉलो करो हर पाथ में वर्क सेम आएगा अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो। लेकिन कुछ फोर्स में अलग अलग पाथ में वर्क अलग अलग आ रहा है, जैसे इस केस में अलग आ रहा है ना। तो यहीं से इसकी थ्योरी स्टार्ट होती है कि भाई फोर्सेस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यहां से है ना, कि फोर्सेस की यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसलिए आपकी 2 कैटेगरीज आ जाएंगी, है ना, कि 2 कैटेगरी में फोर्सेस को हम डिवाइड कर देंगे, है ना। एक तरह के जो फोर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। एक तरह का जो फोर्स हो जाएगा ना वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरे तरह का जो फोर्स होगा ना इसको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। कि भाई दूसरे तरह का जो फोर्स होगा ना, ये जो फोर्स होता है ये आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, कि फोर्सेस की हमेशा 2 कैटेगरी हो जाएगी, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी होती है कि वर्क डन डिपेंड ऑन द पाथ। डिपेंड्स ऑन पाथ, कि भाई जो भी वर्क होगा वो हर पाथ में वर्क की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि वर्क डन इज 0 फॉर क्लोज पाथ। फॉर क्लोज्ड पाथ, है ना। इस केस में क्लोज पाथ में वर्क 0 नहीं होता है। वर्क डन इज नॉट 0 फॉर क्लोज पाथ, है ना। क्लोज पाथ का मतलब जहां से हम स्टार्ट हुए वहीं वापस आ गए। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है और जहां से स्टार्ट हुए वहीं वापस आ गए तो वर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो क्लोज पाथ में वर्क डन की 0 नहीं होगी, बल्कि उसके में कुछ वर्क होगा। सेकंड आ गया। थर्ड, कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, है ना। हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है, इसके लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन की वजह से होती है वो इसके लिए डिफाइंड नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, है ना। तो ये चीज तो यही खत्म हो गई कि पोटेंशियल एनर्जी अगर डिफाइंड ही नहीं है तो फर्दर का डिस्कशन इसमें कोई उतना मीनिंगफुल चीज नहीं रहेगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है तो आपको जानना पड़ेगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं कि एनर्जी पजेस्ड बाय द पार्टिकल
बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन जो होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क में क्या रिलेशन होगा ये जानना होता है। तो हम लिखते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, WC लिख रहा हूं मैं इसे, WC का मतलब हो जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द माइनस ऑफ डेल्टा V, माइनस ऑफ डेल्टा U के इक्वल होता है, वेयर डेल्टा U इज इक्वल टू जो होता है ये आपका होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कि कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करता है वही तो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। वे पोटेंशियल एनर्जी कहीं से आती थोड़ी है, जो भी हम वर्क करते हैं वो वर्क कैसे स्टोर होता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो WC इक्वल टू हमेशा 9 माइनस डी होता है, और जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है FC ये हमेशा माइनस DU/dr के इक्वल होता है। कि नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो हमेशा फोर्स के इक्वल होती है, माइनस DU/dr। अगर बहुत अच्छे से मैं इसको लिखूं तो जो फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस डेल्टा U माइनस बाहर ही ले लो साइंस पास से, ये कुछ कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टीज है ना, कि कंजर्वेटिव अगर कोई फोर्स है तो फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होगा, क्योंकि इसके लिए तो पोटेंशियल एनर्जी मीनिंगलेस है तो हम बातें नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी तो माइनस साइन तो हम बाहर ले लेते हैं, ये आपका हो जाता है डेल्टा U/डेल्टा x आई कैप। कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स का x कंपोनेंट आएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी को हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स का y कंपोनेंट आएगा, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका z कंपोनेंट आ जाएगा। और देखो मैंने सिंबल को चेंज किया यहाँ पे, इस सिंबल और इस सिंबल में फर्क है, तो क्या कोई बता सकता है ये सिंबल किस चीज का होता है? डिफरेंशिएशन के दोनों सिंबल हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे सिंबल, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये जो चीज होती है ना इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे है ना तो y और z को कांस्टेंट ले लोगे। ये पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब हो जाएगा जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कंपोनेंट आएगा i कैप और y z को कांस्टेंट ले लेना, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x z को कांस्टेंट ले लेना, और जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x y को कांस्टेंट ले लेना। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये 3 पॉइंट हैं इसमें कि पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो वर्क होता है माइनस डेल्टा U के इक्वल होता है और फोर्स की वैल्यू माइनस DU/dr होती है। एक और पॉइंट होता है कि जब भी कहीं पे कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है तो मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड है ना। मैकेनिकल एनर्जी हम जानते हैं, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम K + U, ये कांस्टेंट रहेगा है ना। कंजर्वेटिव का मतलब हो जाएगा कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल का जो सम होगा वो क्या रहेगा, बेसिकली आपका कांस्टेंट रहेगा है ना। लेकिन जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड है ना। मैकेनिकल एनर्जी तभी कंजर्व होती है जब वहां पे सारे फोर्सेस जो प्रेजेंट है वो कंजर्वेटिव। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई, वो तो आपने बोल दिया कि भाई फंक्शन से आपने देखा है, अभी जो पहले हम पढ़ रहे थे ना ये वाला चीज वो तो जस्ट आप फंक्शन से पढ़ रहे थे, वे फंक्शंस के टर्म्स में आपने बोला कि ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा ये नॉन कंजर्वेटिव होगा। लेकिन आपने जो लास्ट क्लास में फोर्सेस के बारे में पढ़ा था वो फंक्शन थोड़ी थे, वो तो मैकेनिक्स के फोर्सेस थे। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि कंजर्वेटिव फोर्स का क्या एग्जांपल हो जाएगा, तो जो नॉर्मल लाइफ में हम इनकाउंटर करते हैं वो तो फंक्शंस आई एक्स और वाई के टर्म्स में तो अलग चीज होगी, तो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जो सब चीजें, ग्रेविटेशनल, हाँ ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑल्सो। तो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल जो हो जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो मतलब ये तीन फोर्स जो होते हैं तीनों कंजर्वेटिव होते हैं, ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अभी आपका जो कंसर्न है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तो ज्यादा है नहीं, ग्रेविटेशनल स्प्रिंग फोर्स है, इसलिए तो हम बोलते हैं ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। हम बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सबकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है क्योंकि ये कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? फ्रिक्शनल फोर्स, एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन, एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन, है ना, कि कोई भी फ्रिक्शन जो होगा ना वो क्या होता है बेसिकली आपका कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आता है, चाहे वो एयर फ्रिक्शन हो, सॉलिड फ्रिक्शन हो, फ्लूइड फ्रिक्शन हो। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये नॉन कंजर्वेटिव है तो ये चीज इसकी वजह से वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब एक चीज आ गया कि जैसे ये तो मुझे पता है कि ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव होता है, स्प्रिंग कंजर्वेटिव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव होता है, हर तरह के फ्रिक्शनल फोर्स जो हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। तो जैसे मैंने अभी जो आपको क्वेश्चन दिया था कि भाई फंक्शन से कैसे पता करें हम, कि के इंटू आपने पढ़ा था एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप, और एक फोर्स आपने ये ले लिया था के इंटू एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस वाई स्क्वायर आई कैप, हाँ। अब इसमें कैसे पता करें कि कौन सा कंजर्वेटिव है कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है? जैसे आपको पता है कि आपने जब वर्क निकाला था तो इसकी वजह से वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट आ रहा था, तो ये कंजर्वेटिव है। इसकी वजह से पाथ चेंज कर रहे थे तो वर्क चेंज हो रहा था, तो ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है ना, कि ये फोर्स क्या है बेसिकली आपका नॉन कंजर्वेटिव है। हाँ, तो आपने वर्क निकाल के पता किया इसे, इसके बारे में तो आपको याद ही रहता है कि ये होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना होता है। तो यहाँ पे एक कंजर्वेटिव टेस्ट होता है, भाई कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, हम कंजर्वेटिव टेस्ट से निकाल सकते हैं। कंजर्वेटिव टेस्ट ये होता है कि अगर किसी फोर्स के एक्स कंपोनेंट को अगर आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और इसी फोर्स के वाई कंपोनेंट को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, अगर ये दोनों सेम आते हैं तो ये कंजर्वेटिव हो जाए। मतलब फोर्स के एक्स कंपोनेंट को वाई के रिस्पेक्ट में करो और फोर्स के वाई के रिस्पेक्ट में वाई के कंपोनेंट को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करो पार्शली, अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो ये कंजर्वेटिव हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या है, के वाई है ना, ये तो एक्स कंपोनेंट जो आई के साथ लगा होता है वही एक्स कंपोनेंट होता है ना। यस सर। दूसरे पेज पे बताता हूँ, मैं पहले इसको लिख लो आप ऐसे, नहीं तो यहाँ पे अननेसेसरी ठीक से समझ नहीं पाओगे। पहले इसको लिख लो कि कंजर्वेटिव टेस्ट ये होता है। ऑब्वियस बात है कि एक्स वाई कोई जरूरी नहीं है, जेड भी हो सकता है, तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं वैसे, डेल्टा एफ एक्स डेल्टा जेड शुड बी इक्वल टू डेल्टा एफ वाई डेल्टा एक्स, है ना। वाई जेड भी हो सकता है, डेल्टा एफ वाई डेल्टा जेड शुड बी इक्वल टू डेल्टा एफ जेड डेल्टा वाई, है ना। तो ये सारे अगर कंडीशन फुलफिल होती है तभी परफेक्टली जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है, अदरवाइज प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता। प्रॉपर डेफिनेशन तो ये जो मैंने वर्क डन के टर्म्स में लिखा हुआ है, ये तो अब आप टेस्ट कर रहे हैं भाई कि भाई कंजर्वेटिव है या नहीं है, पहचानेंगे कैसे? एक तो तरीका है वर्क निकाल के देख लें, लेकिन बिना वर्क निकाले भी इससे हम देख सकते हैं। यहाँ पे WC इक्वल टू माइनस डेल्टा यू लिखा है, माइनस क्यों आया सर? माइनस, ये रिलेशन होता है इसमें भाई, जब वर्क पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब डेफिनेशन है इसकी। जिससे मैं इसको नीचे वाला भी नीचे वाला भी माइनस डेफिनेशन की वजह से ही है। भाई अगर मैं इसी चीज किसी पार्टिकल को यहाँ से यहाँ ले जाऊं, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, तो वर्क तो नेगेटिव कर रहा है ग्रेविटेशन, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ रही है ना। तो जब भी वर्क नेगेटिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, और वर्क पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये डेफिनेशन है इसकी, एक्सटर्नल वर्क नहीं,
कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क, एक्सटर्नल वर्क तो एक अलग चीज होगी। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ये WC है ना, WC है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, चलिए आप नेक्स्ट पेज पे समझा दें, वर्क डन बाई क्या चीज बेटा? नेक्स्ट पेज पे, फिर यहाँ पे समझ में आ जाएगा। नहीं ये तो लिख लो आप, ये तो कोई बात नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं है, यहाँ तो मुझे कुछ ऐसा नहीं बताना है यहाँ पे, मैं वो तो बाद में बताऊंगा, कोई नहीं यहाँ पे लिख लो, कुछ मत लिखो अभी आप, मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। सर और आप एक बार कंजर्वेटिव टेस्ट एक और बार समझा सकते हैं? मैं बताता हूँ बेटा, अभी कंजर्वेटिव टेस्ट समझाया नहीं मैंने, इसको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, मैंने तो लिख दिया है कि अगर आप x कंपोनेंट को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और y कंपोनेंट को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, अगर दोनों सेम आ गए तो मतलब वो फोर्स कंजर्वेटिव है। ऐसे ही x को z के रिस्पेक्ट में करो, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा, x को हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे FZ आएगा, और z को x के रिस्पेक्ट में करें सेम आ जाए तो कंजर्वेटिव है, y को z के रिस्पेक्ट में करें, z को y के रिस्पेक्ट में करें सेम आ जाए तो कंजर्वेटिव। अभी मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि कैसे आएगा सेम, बाकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो बताऊंगा ही मैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, हम आते हैं इसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कंजर्वेटिव टेस्ट को। है ना, तो यहाँ पे अगर मैं कंजर्वेटिव टेस्ट पे आ जाऊं इस तरह से, तो जस्ट पहला फोर्स मैंने ये लिया था, मुझे पता करना है कि कंजर्वेटिव है या नहीं, तो XJ कैप प्लस YI कैप, तो मैं बोलूंगा इसमें जो फोर्स का x कंपोनेंट है वो एक्चुअली KY है ना, I के साथ जो लगा होता है x कंपोनेंट होता है, और फोर्स का जो y कंपोनेंट है वो आपका KX है। तो मैं कंजर्वेटिव टेस्ट इसमें अप्लाई करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इस फोर्स के x कंपोनेंट को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो y को अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे k आ गया, और y कंपोनेंट को अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब ये भी k आ गया, तो दोनों k ही तो आ गए, तो ना दोनों सेम है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि डेल्टा fx बाई डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा fy बाई डेल्टा x, है ना, ये आ रहा है, मतलब ये इक्वल हो गए, मतलब दिस फोर्स इज ए, हम पक्का बोल सकते हैं कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना तो ये इंटीग्रेट भी हो पाएगा, वी कैन इंटीग्रेट इट, कि जैसे बदल गया ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो वी कैन इंटीग्रेट इट ऑल्सो, है ना, वी कैन इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेट वर्क डन, कि वर्क डन का जो फंक्शन होगा, आपने जो ये लिखा था कि x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो कोई मुझे बता सकता है कि इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा, इस पूरे चीज को, इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा बेटा, इसको इंटीग्रेट करके एक्स वाई आ जाएगा, इस पूरे चीज को इंटीग्रेट करके एक्स वाई आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, अब सिंपल सा सोचो कि एक्स एंड वाई को अगर मैं प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर दूं, तो एक्स वाई को प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये तो होता है ना। तो एक्स वाई को डिफरेंशिएट करके अगर ये आ रहा है तो इसको इंटीग्रेट करके वापस एक्स वाई आ जाएगा, मतलब इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट,
कि एक्स वाई में अगर प्रोडक्ट रूल लगाएं तो हम डिफरेंशिएट करके ऐसे लिख सकते हैं, तो डिफरेंशिएट करके अगर ये चीज आई है तो इसको आपस इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, है ना। और एक्स वाई में लिमिट आपकी क्या होगी, आप देखो 0 0 से लेके a, जब मैं ये लिमिट पुट करूंगा तो इससे भी वर्क के स्क्वायर आ जाएगा। कोई भी पाथ आप फॉलो करो, अगर आप 0 0 से a, गए हो तो वर्क की वैल्यू हमेशा क्या होगी, के स्क्वायर ही होगी, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसलिए तो हर पाथ में वर्क सेम आएगा भाई, चाहे आप इस पॉइंट से सीधे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, या चाहे कर्व पाथ फॉलो करके ऐसे जाओ, हर केस में वर्क की वैल्यू सेम आएगी, है ना। तो कंजर्वेटिव टेस्ट से बदल गया कि कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव है तो हम इसको इंटीग्रेट करके ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन मैं सेकेंड फोर्स देखता हूँ। सेकेंड फोर्स आपका था एफ की वैल्यू के एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस वाई स्क्वायर आई कैप, है ना। अब इसको मुझे चेक करना है, तो आप देखो फोर्स का एक्स कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, के वाई स्क्वायर है ना। और फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है वो क्या है, के एक्स स्क्वायर है। डिफरेंशिएट करते हैं, डी एफ एक्स बाई डी वाई, ये कितना हो जाएगा, 2 ky आ जाएगा, डी एफ वाई बाई डी एक्स, ये आपका 2kx आ जाएगा। तो क्या दोनों सेम आ गए, नहीं है ना, एक में x आ रहा है एक में y आ रहा है, मतलब हम बोलेंगे डी एफ एक्स बाई डी वाई इज नॉट इक्वल टू डी एफ वाई बाई डी एक्स, मतलब ये जो फोर्स होगा ये नॉन कंजर्वेटिव है ना, ये जो फोर्स होगा ये नॉन कंजर्वेटिव है। तो ये तरीका होता है पहचानने का। बाकी आपको ये तो पता ही है कि जो जनरल फोर्स होते हैं, जो जानते हैं हम फंक्शंस के अलावा, उसके कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हम जानते हैं कितना होगा। तो ये कंजर्वेटिव टेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आते हैं कि फंक्शंस दिया होता है उसको देख के बताना होता है कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, तो ऐसे चेक करके हम बता सकते हैं, है ना। तो ये हम लिख लेंगे ऐसे। ये आपका जाएगा। अब हम जनरल फोर्स पे भी आ जाएंगे कि वो कैसे कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो ये हमने कंजर्वेटिव टेस्ट की बात की, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव, इसलिए उस न्यूमेरिकल से मैंने स्टार्ट किया था कि इस न्यूमेरिकल से आपको समझ में आ गया कि भाई कैसे करना है आपने सारी चीजें, राइट। तो ये कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये नॉन कंजर्वेटिव की होती है ना, कि भाई कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव की ये सारी क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे आपने बोला कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होगा, तो आप इजिली इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो, है ना, कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है तो कोई भी पाथ फॉलो करेंगे वर्क की वैल्यू सेम ही आएगी, कोई भी पाथ फॉलो कर लो आप ऐसे, है ना, कि इस केस में वर्क की वैल्यू क्या आएगी, इसलिए आपकी सेम आएगी। ये अगर कंजर्वेटिव है तो कोई भी पाथ फॉलो करेंगे वर्क विल बी सेम। जैसे कि हम ऐसा ले लेते हैं कि भाई यहाँ पे कोई बॉल थी, है ना, बॉल को पहले यहां से यहां ले गए हम, और फिर उठा के यहां से यहां ले गए, है ना। और ये जो ये हाइट है वो h है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द वेट पूछा अगर, तो पहले ये 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे पहुंच गया, है ना। तो जब ये वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 होगा तो वो तो 0 हो जाएगा ना वेट की वजह से। इस केस में हम निकाल रहे हैं वर्क डन बाय वेट,
वर्क डन बाई हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वेट। 1 से 2 जब जाएंगे तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वेट और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। जब आप 2 से 3 जाओगे, 2 से 3, तो वर्क डन बाय द वेट जो होगा माइनस mgh हो जाएगा, क्योंकि mg नीचे लग रहा है, h ऊपर आप जा रहे हो, तो वर्क डन इतना आ गया। इसी पाथ को फॉलो करके अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है, अभी भी वेट के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो h ही होगा ना। तो हर केस में कोई भी पाथ आप फॉलो करो, हर केस में वर्क की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, है ना, इन ऑल पाथ। वर्क डन बाई वेट इज माइनस mgh, कि भाई कोई भी पाथ आप फॉलो करो, वर्क डन बाय द वेट क्या हो जाएगा, माइनस mgh हो जाएगा, है ना, चाहे जितनी जो मर्जी पाथ आप फॉलो करो, कि वेट की वजह से वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस mgh होगी, है ना। और क्लोज पाथ का मतलब ये हो गया कि जहां से आप स्टार्ट हुए वहीं वापस आ गए, है ना, कि क्लोज पाथ, कि भाई आप गए 1 से 3, तो आप वर्क डन बाय द वेट हो गया माइनस mgh, आप वापस 3 से 1 पे आ गए, तो जब वापस आएंगे तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा ना, कि प्लस mgh आ गया, तो नेट वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा डब्ल्यू 0 आ गया। तो क्लोज पाथ जब भी होता है कि जहां से आप स्टार्ट हुए किसी भी पाथ फॉलो करके वहीं पे अगर वापस आ गए, और कंजर्वेटिव फोर्स अगर इन्वॉल्व है तो उसकी वजह से वर्क की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। तो यहाँ पे हम वर्क डन बाय द वेट की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा फ्रिक्शन में नहीं होगा ना। अगर मैं यहाँ पे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन की बात करूं, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, कि अगर मैं वर्क डन बाय द फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं, तो फ्रिक्शन की वजह से वर्क कितना होगा, है ना। तो फ्रिक्शन में हम ऐसा ले सकते हैं कि सपोज आपका कोई यहाँ पे सरफेस है और इस तरह से आपने कोई ब्लॉक यहाँ पे प्लेस किया है, हाँ, और इसको हम डिस्प्लेस करके ले जाते हैं कहीं पे, इसको आपने कोई फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेस करके यहाँ पे ले गए, तो बाकी हम वर्क छोड़ देते हैं, सिर्फ फ्रिक्शन की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस होता है, और फ्रिक्शन यहाँ पे जो लग जाएगा वो काइनेटिक नेचर का होगा, जो कि म्यू के mg हो जाएगा फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के इंटू नॉर्मल होती है, कल आपने पढ़ा था। तो अगर मैं इसको 1 से 2 ले जाऊं तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है क्या, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, 1 से 2 ले जाएं तो Negative. नेगेटिव कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू के mg इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, इतना वर्क हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो राइटवर्ड है, फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड लग रहा है। ये मैंने वही ले लिया कल जो काइनेटिक फ्रिक्शन में आपको बता रहा था कि ये म्यू के इंटू एन होता है, यहाँ पे एन की वैल्यू mg के इक्वल है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स वेट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो वर्क डन 1 से 2 आपका ये म्यू के mg इंटू एस। 2 से 1 चले जाए तो सेम होगा, सेम होगा, क्योंकि जब 2 से 1 जाएगा तो फ्रिक्शन इधर लगने लगेगा ना, फिर जब ये 2 से 1 जाएगा तो फ्रिक्शन तो हमेशा अपोजिट लगता है, तो डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन अभी भी अपोजिट है, तो माइनस म्यू के mg ऐसे ही होगा। तो जब टोटल वर्क होगा सिग्मा डब्ल्यू, है ना, आप देखो ये -2 म्यू के mg एस हो जाएगा, मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्योंकि वर्क डन इज ए जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है, मतलब फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव में हमेशा क्लोज पाथ में वर्क डन 0 हो जाता है, नॉन कंजर्वेटिव में नहीं होता है, इसलिए क्योंकि वो एनर्जी वापस नहीं आती है ना। इसमें तो क्या है, पोटेंशियल बढ़ी है, पोटेंशियल कम होकर वापस आ गई, एनर्जी इज रिकवरेबल, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स जब भी होते हैं ना तो एनर्जी इज रीगेन्ड, एनर्जी रिगेन हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। इस केस में क्या होता है, जब वो तो हीट में कन्वर्ट हो गई ना, हीट वापस से वर्क में कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसमें क्या हो जाता है, एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी इज नॉट रिकवरेबल, मतलब ऐसे फॉर्म में चली जाती है जिसको कि हम फिर से वापस ऑब्टेन नहीं कर सकते, है ना। इसलिए इस केस में वर्क की वैल्यू जो होती है वो 0 नहीं होती है ना।
रखना। ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिफरेंस है। ठीक है, ये आपका गैस। है ना, ये आपने कर लिया, ठीक है नहीं। तो अब हम आ जाते हैं पोटेंशियल। पहले एक और चीज है, वो एक्चुअली लास्ट क्लास में ही करना था हमने, उसको किया नहीं हमने। व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वो पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं। है ना, तो हम यहाँ पे जाते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, दैट इज द व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। कि स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क डन करेगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, कि भाई स्प्रिंग फोर्स को अगर हम स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो उसकी वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा। तो जस्ट आपने क्या किया, यहाँ पे कोई स्प्रिंग थी, है ना, कि इस तरह से आपकी कोई स्प्रिंग है ना, आपने क्या किया, इसकी एक एंड को पुल किया, स्प्रिंग कांस्टेंट के था, और इस एंड को पुल करके आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, कि पहले इसका जो लेंथ था, है ना, वो आपका कोई था L0 नेचुरल लेंथ, और आपने इसको एक्स से पुल कर दिया। तो एक्स से जब पुल किया तो कितना वर्क होगा, ये निकालना है। तो चूंकि प्रॉब्लम ये है ना, स्प्रिंग फोर्स इज ए वेरिएबल फोर्स, है ना, कि सिंस स्प्रिंग फोर्स इज ए वेरिएबल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स होता है, और वेरिएबल फोर्स से वर्क हम हमेशा इंटीग्रेट करके निकालते हैं। हाँ, कि स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स है तो वर्क की वैल्यू इंटीग्रेट करके आएगी। तो वर्क की वैल्यू हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। तो किसी इंस्टेंट में मैं बोलता हूं कि स्प्रिंग फोर्स के एक्स है और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हो गया, है ना, कि स्प्रिंग फोर्स तो के एक्स ही होता है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हो गया, साइन माइनस आ जाएगा बाहर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड होगा तो फोर्स लेफ्टवर्ड लगेगा ना, इसके ऊपर फोर्स जो के एक्स लगता है वो तो लेफ्टवर्ड लगता है। तो के एक्स फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हो गया, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से x तक, तो यहां से वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स आ जाएगी। ये वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो -12 kx² हो जाएगा, है ना। जितना स्ट्रेचिंग में भी वर्क नेगेटिव होता है, कंप्रेस में भी वर्क नेगेटिव ही होगा। तो कंप्रेस भी करेंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होंगे, तो सिंपल सा हम बोलेंगे दिस इज द वर्क डन टू स्ट्रेच और कंप्रेस स्प्रिंग बाय एक्स, है ना। जैसे स्प्रिंग को हम एक्स से एक्सटेंड करें या एक्स से कंप्रेस करें, वर्क की वैल्यू -12 kx² आ जाएगी, है ना, कि स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो वर्क होगा ना वो क्या हो जाएगा, सकले आपका -12 kx² आ जाएगी, है ना। इसको हम ऐसे भी समझ सकते थे ग्राफ से भी,
कि भाई अगर फोर्स की वैल्यू इस केस में -kx होती है, ये भी बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है कि अगर मैं फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ बना लूं, यहाँ पे फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ बना लूं, तो आपने बोला था कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो -kx होता है, तो इसका जो ग्राफ होगा ना वो स्ट्रेट लाइन ही तो हो जाएगी, ऐसा इस तरह से हो जाएगा ग्राफ, इसकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, है ना, कि भाई स्ट्रेट लाइन इस तरह से आपकी इसका ग्राफ हो गया, तो ऑब्वियसली बात है ना, कि इस तरह से फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ ये ग्राफ हो गया, मतलब एक्स जब पॉजिटिव होगा तो उस टाइम फोर्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और जब एफ आप एक्स आपका नेगेटिव होगा तो फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, कि एक्स हो जाएगा, ये आपका -kx हो जाएगा। हाँ, तो अगर मैं इसको एक्स से स्ट्रेच करता हूँ, आप देखो, तो वर्क ये एरिया ही तो हो जाएगा, ये वाला एरिया ही तो वर्क हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एरिया इज वर्क, है ना, कि एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका वर्क हो जाएगा, तो एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, हाफ बेस इंटू हाइट, और माइनस साइन आ जाएगा, तो इससे वर्क डन की वैल्यू -12kx² आ जाएगी। ऐसे भी सोच सकते थे हम इसको, है ना, कि भाई वर्क की वैल्यू स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, दोनों केस में वर्क डन नेगेटिव ही होता है ना, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, बाई स्प्रिंग फोर्स लिख देना, फोर्स टू स्ट्रेच और कंप्रेस बाई एक्स। तो क्या स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क हमेशा नेगेटिव होगा या कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, क्या समझते हो आप लोग, यहाँ माइनस साइन नहीं होगा, नेगेटिव ही होगा। जैसे हमेशा क्या नेगेटिव होगा, क्या अभी पॉजिटिव भी हो सकता है, तो सोचो जरा सा, देखो इस केस में पॉजिटिव आ तो रहा है, ये वर्क पॉजिटिव ही तो है, नीचे बन रहा है मतलब नेगेटिव है, ऊपर बन रहा है मतलब पॉजिटिव है, So पॉजिटिव कैसे है उसमें, kx तो पॉजिटिव है बट -x है ना, तो उसको अच्छा हाँ, माइनस। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, सही बात, साइन से हम नहीं बता सकते, ये वाला, हाँ ये भी नेगेटिव ही है, सही बात है, नेगेटिव ही है, सही बात है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव तो हो सकता है ना, कैसे? 0 पे आ रहा है ना ये, फोर्स 0 से पॉजिटिव एक्सटेंड, जब हाँ कंप्रेस। भाई वर्क अगर हम इसको 0 एक्सटेंड करें या कंप्रेस करें तब तो नेगेटिव होगा, लेकिन क्या पॉजिटिव कभी हो सकता है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, अगर हम इसको कंप्रेस से नेचुरल लेंथ में आए तो, है ना, व्हेन स्प्रिंग स्प्रिंग समझ से इसको कैसे बोल सकता हूं वैसे, व्हेन स्प्रिंग एक्वायर its natural length, its natural length from extended or compressed position, then work done by the spring force is positive, work done is +12kx², है ना, क्योंकि अगर आपने स्प्रिंग करके इसको छोड़ दिया ऐसे, वैसे कोई स्प्रिंग थी, ये ऑलरेडी L0 + x पे थी, हाँ, स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लग रहा था, जब इसको छोड़ देंगे वापस, जब ये नेचुरल लेंथ पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट एंड kx दोनों सेम डायरेक्शन में तो हो गया ना, एक्सटेंड करके छोड़ेंगे तो kx भी लेफ्टवर्ड लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्टवर्ड है, तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो जब हम नेचुरल से एक्सटेंड या कंप्रेस करते हैं तो वर्क नेगेटिव होता है, लेकिन जब कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड पोजीशन से वो जब नेचुरल में आती है तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, इसलिए आपकी पॉजिटिव हो जाती है, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, एक्सटेंडेड या कंप्रेस पोजीशन में आएगी तो इस तरह से हम हो सकता है।
तो इसमें इंटीग्रेट इसलिए किया हमने क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स था, है ना? कि इसमें एक्सटेंडेड इसलिए किया क्योंकि फोर्स कौन सा था बेसिकली आपका वेरिएबल। हाँ, चूंकि एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन से कोई भी चीज ड्राइव नहीं करते ना वो, तो हम तो इसको ऐसे ड्राइव कर रहे हैं, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, क्योंकि वो नॉर्मली इंटीग्रेट की जगह पे एरिया अंडर द कर्व ले लेते हैं। ये आपका, ये थोड़ा सा वर्क के बारे में जानना है आपको कि स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क कितना होता है। कंजर्वेटिव है, आपको पता है कि जब हम जीरो से एक्स पे ले जाएंगे तो नेगेटिव वर्क होगा, जब वापस एक्स से जीरो पे आएगा तो पॉजिटिव वर्क होगा। नेट वर्क डन कितना हो गया? जीरो। तो क्लोज पाथ में वर्क जीरो हो गया, मतलब कंजर्वेटिव है। इसकी एनर्जी रिकवर हो जाती है ना, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल से वापस आपको मिल गया। ठीक है? ठीक है, एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, थोड़ा सा उसको अटेम्प्ट करो। ये तो हम कर ही चुके हैं। हाँ। ये इसको मत करो, अभी दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद इसको करना है। ये सही है।
सर कैसे होगा ये? हाँ, ये एक्चुअली थोड़ा सा आपने थ्योरी अभी नहीं पढ़ा है बेटा। मैं बताता हूँ अभी एक्चुअली थोड़ा सा ना। वैसे नव्या आंसर तो ठीक बता रहे हो आप, है ना? आंसर ठीक बता रहे हो आप इसमें। थोड़ा सा मिस्टेक मैं बताता हूँ। देखो क्या है ना, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी एक एडिशनल चीज की आपको जरूरत है, फिर आप सॉल्व कर लोगे, है ना? तो थोड़ी सी एक एडिशनल चीज की जरूरत है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं जरूर जानना है आपको। एक तो टॉप, पहले में यू को 0 कर लेंगे। हाँ नहीं, यू को जीरो नहीं करेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन यू जीरो करके नहीं आएगा। मेरा तो वैसे ही आया। नहीं नहीं, वो तो बाई चांस सेम आ गया, अदरवाइज वैसे सेम सही आंसर नहीं आया है आपको, उसका आंसर कुछ डिफरेंट है यहाँ। मैं बताता हूँ आपको, है ना? तो इसके एक होता है कि एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा छोटा सा, दैट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ, वो टॉपिक आपका ये है। मैं उसको बता ही देता हूँ, फिर आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना। ये हम पढ़ रहे थे, एक टॉपिक है ना? दैट इज द इक्विलिब्रियम in presence of conservative force, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना? कि भाई कोई भी अगर कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है ना, तो उसके अंडर इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स जीरो होता है, कि किसी बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो है तो वही तो इक्विलिब्रियम होता है। और अभी आपने बोला है कि फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी आर, ये तो होगा। तो मतलब फोर्स जीरो होने का मतलब डी यू बाई डी आर जीरो है। तो अगर कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में है तो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अगर कहीं पे भी फोर्स फोर्स यही चीज होती है, तो कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी का अगर डेरिवेटिव जीरो है ना, तो मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है ना? तो फोर्स जीरो है और एफ माइनस डी यू बाई डी आर होगा, है ना? तो इसको यहाँ से हटा दो, भाई फोर्स की वैल्यू माइनस डी यू बाई डी आर जीरो होती है, फोर्स जीरो होने का मतलब डी यू बाई डी आर जीरो हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करके जीरो से पुट कर देंगे तो वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब ये एक्चुअली में ये जो इक्विलिब्रियम होता है ना, तीन तरह का होता है। इक्विलिब्रियम के जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, है ना? पहले तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है कि जब पार्टिकल को हम डिस्प्लेस करेंगे ना, तो वापस से अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, उसको हम स्टेबल बोलते हैं, है ना? कि जब जैसे आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको दूसरी जगह पे ले आओगे ना, फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो दैट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे कि कोई यहाँ पे बाउल है ऐसी, है ना? इसमें अगर हम कोई बॉल नीचे रख दें तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मान लो बॉल को मैं यहाँ से यहाँ ले गया और छोड़ दिया तो वापस वहीं आ जाएगा ना। तो जब डिस्प्लेस करके वापस उसी पोजीशन में आता है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है ना? और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब हम डिस्प्लेस करते हैं वापस नहीं आता है, बल्कि सेम डायरेक्शन में मूव कर जाता है। जैसे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में वापस ऐसे इसको धक्का दोगे तो उसी तरफ चला जाएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हो, तो यहां से धक्का देंगे तो अगली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हर केस में इक्विलिब्रियम है, रेस्ट पे है ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है। इसको डिस्प्लेस करेंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, इसको डिस्प्लेस करेंगे तो इधर ही चला जाएगा, इसमें डिस्प्लेस करेंगे तो नई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा।
हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। न्यूट्रल का मतलब होता है ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम, कहीं भी ले जाए उसे। अब ये चेक कैसे करेंगे कि स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ना एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। कोई भी चीज जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ा था। तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तब होगी ना जब पोटेंशियल एनर्जी का जो डबल डेरिवेटिव होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। तो सिंगल डेरिवेटिव जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम होता है, और अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ऐसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम का कंडीशन आपका ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर शुड बी लेस देन जीरो, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में यू की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो यू की वैल्यू अगर कांस्टेंट रहेगी वो चेंज ही नहीं होगी कभी, है ना, तो हमेशा इक्विलिब्रियम होगा। तो इसमें तो ये चीज चेक कर ही नहीं पाएंगे, है ना, तो वो तो डबल डेरिवेटिव जीरो ही आ जाएगा इनफैक्ट, है ना। तो ये आपका इक्विलिब्रियम की टाइप्स होती है। और अगर हम बोल रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कहीं भी चला जाए के एंड यू का सम कांस्टेंट रहेगा। कंजर्वेटिव फोर्स में मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, है ना। मतलब के जब मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगी, और जब के मिनिमम होगी तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये टॉपिक से ही उसको सॉल्व कर पाएंगे। मैं अभी बताता हूँ आपको, मैं उस क्वेश्चन को पहले आप इसको लिख लो। सर ये टॉपिक इसी चैप्टर का है? क्या चीज? सर ये टॉपिक वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का ही है? इसी का है। पूरे एनसीईआरटी इसी से भरी पड़ी है, पूरी एनसीईआरटी इसी से भरी पड़ी है आपकी, स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी का जहाँ पे भी काम है इसी चैप्टर में। मॉड्यूल में भी है आपके, इसी का है। बस यूज थोड़ा सा कैलकुलस किया हमने। भाई मैक्सिमम मिनिमम हमने शुरू में क्यों पढ़ा है? इसलिए तो पढ़ा था। ठीक है, अब उस क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, अगर आपने इसको लिख लिया है तो। यस सर, लिख लिया। हाँ, अब उस क्वेश्चन को हम इजिली कर पाएंगे। आप जरा ट्राई करो, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो जरा। वो तो सही आया 90 आपका, लेकिन ये सही नहीं है, बी पार्ट अभी सही नहीं आ रहा है, बी पार्ट सही नहीं आ रहा है।
हाँ शैलेश सिंह, फर्स्ट पार्ट तो सही है आपका, फर्स्ट पार्ट आयशा का भी सही है। और आराम से दोनों पार्ट सही आ जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। गौरव सही है आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का। बी पार्ट नहीं यार आपका। ठीक है चलो, है ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा ना। देखो कुछ नहीं था, इसने बोला इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम जहां भी होता है वहां पे डी बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो होती है। पहली चीज तो ये होती है, फोर्स डी बाई डी एक्स होता है वो जीरो हो जाएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो आप। तो जैसे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ -1 आ जाएगा, +2x आ जाएगा, ये जीरो आ गया। मतलब एक्स की वैल्यू जो आ गई वो आपकी हाफ आ गई, एक्स इक्वल टू हाफ आ गया। कि एक्स इक्वल टू हाफ पे इक्विलिब्रियम होगा। अब नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, कैसा होगा। तो नेचर के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएट। तो इसी चीज को मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ, dx स्क्वायर। तो ये 2 आ गया, 1 का तो 0 आ गया, 2 आ गया। और देखो ये चीज पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव आने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम होगी। मतलब एक्स इक्वल टू हाफ पे जो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये आपका गया। और स्टेबल इक्विलिब्रियम की यही चीज प्रॉपर्टी होती है कि वहां पे जहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है जिस एक्स की वैल्यू पे, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होती है ना। अब फर्स्ट पार्ट तो आपने सॉल्व कर लिया और आपने नेचर ही बता दिया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्स की हाफ पे होगा और वो स्टेबल होगा और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अभी बोल रहे हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर इतनी है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। बी पार्ट में हम आ जाते हैं, E इक्वल टू के प्लस यू होता है। तो आप देखो के मैक्सिमम होना है तो यू को क्या होना होगा, यू क्या होना चाहिए अगर के मैक्सिमम तो हो। 0। नहीं, 0 को जरूरी नहीं है, मिनिमम हो सकता है ना वो। बेटा मिनिमम 0 को जरूरी नहीं है भाई, के एंड यू का कांस्टेंट है। तो के की वैल्यू मैक्सिमम अगर है तो यू मिनिमम होगा, हम ऐसा लिखेंगे। के अगर मुझे मैक्सिमम निकालना है तो यू की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो x में हम 1/2 की वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ, अब हम u की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। अब यहां से आ गया कि जहां पे x इक्वल टू हाफ है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में u की वैल्यू मिनिमम होती है। तो यहां से u की मिनिमम वैल्यू आएगी। यहाँ पे x की वैल्यू हाफ पुट करेंगे तो u की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर। तो इससे आपका जो आंसर आएगा -1/4 जूल आ जाएगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू 0 से भी कम है, नेगेटिव है। और आपने बोला है कि भाई कुछ भी हो जाए, ये मैक्सिमम हो जाए, ये मिनिमम हो जाए, उल्टा हो जाए, सम तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो आप अप्लाई कर दो। ई की वैल्यू तो 26 जूल है,
के की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मुझे, और के की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये यू मिनिमम होगा, और वो -1/4 है। यहाँ से के की मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी ना, वो 26.25 जूल हो जाएगी। ये आंसर आ गया इसका। यहाँ पर ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, सबसे ज्यादा यही आते हैं एग्जाम में, वर्क एनर्जी से। ये थोड़ा ध्यान रखना आपस में। सबको समझ में आ गया? देखो पक्का ठीक से देखो। तो 26.25 is the correct answer. ये आपका गया। तो ये जस्ट आपने थोड़ा सा यहाँ पे आज एनालाइज कर लिया। नहीं 24 जूल थोड़ी आएगा बेटा। अच्छा पहले आपने सेंड किया होगा सकता है, तो गलती से मैंने 2 ले लिया था। हाँ टू ले लिया था। नहीं नहीं हाफ की जगह 2 ले लिया। हाँ वो गलत है ना, एक्स की जगह वो हाफ लेना पड़ेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 से कम भी हो सकती है ना, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतनी काफ़ी है, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा, ज़्यादा भी पढ़ना सही नहीं होता है। ठीक है ना, बाकी फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं, नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे जब भी क्लास लगती है तो उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। बस इतना तक का लेक्चर थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना, पहले नोट्स से रिवाइज कर लो जो क्लास में आपने बनाया हुआ है, फिर जो भी चीज़ आप एक फॉलो करते हो, अगर मॉड्यूल फॉलो करते हो तो मॉड्यूल से एक बार पढ़ लो, और जो रिलेटेड इन चैप्टर एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर लो। और ये अगर आप करते चल रहे हो ना तो आपसे काफ़ी फायदा हो जाएगा। वह थ्योरी मॉड्यूल की सबसे पहले थ्योरी कर लिया, वह थ्योरी में क्या दिया हुआ है, प्लस सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए, एंड इन चैप्टर एक्सरसाइज कर लिया। ये आप पहले करते चलो, ये 3 चीज करते चलोगे तो अपने आप ही आपको फायदा हो जाएगा, है ना। तो जैसे फिर चैप्टर जब खत्म होगा तो बाद में पीछे वाली एक्सरसाइज कर लेंगे, जो एक्सरसाइज 1, 2 जो भी दी हुई है आपको, है ना, फिर कर सकते हैं। राइट, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।